नेशनल पार्क्स जो होते हैं ये इसको एक एरिया है जिसको जैसे कि मतलब कुछ एरिया होता है हर जगह पे जहाँ पे गवर्नमेंट उसको डिक्लेयर कर देती है कि ये जो एरिया है इसको हमें नेचुरल रिसोर्सेज के लिए क्रिएट करना है, वाइल्ड लाइफ के लिए हमें इसको रखना है, डेडिकेट किया जाता है ताकि हम कंजर्व एनवायरनमेंट को, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को और प्लांट को हम इस एरिया में कंजर्व करके रख सकें, वो हमारा कहलाता है नेशनल पार्क कहलाता है। ये एक लार्ज एरिया होता है जिसमें एनिमल्स को और नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। इंडिया में अराउंड 103 नेशनल पार्क्स पाए जाते हैं जिसमें कि हैली नेशनल पार्क सबसे पहला नेशनल पार्क था जो कि इंडिया में बनाया गया था, विच इज़ ऑल्सो नोन एज कॉर्बेट नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क को ही कॉर्बेट नेशनल पार्क बोलते हैं और इंडिया में जब सबसे पहले नेशनल पार्क बनाया गया था तो कॉर्बेट नेशनल पार्क ही सबसे पहला नेशनल पार्क था। उसके अलावा हमारे बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, हर एक नेशनल पार्क एक स्पेसिफिक स्पीशीज़ के लिए है, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है वो टाइगर को रिजर्व करने के लिए बनाया गया था। और सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी जो है हरियाणा में बर्ड्स के लिए पाया गया था। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पेज नंबर 80 में नेशनल पार्क्स में अराउंड 1 to 12 नेशनल पार्क्स के नेम दे रखे हैं। इन 12 नेशनल पार्क के नेम्स को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और लर्न करना है कि कौन सा नेशनल पार्क किस स्पीशीज़ के लिए मेनली है। वहाँ पे और भी स्पीशीज़ पाई जाती है लेकिन किसी स्पेशल स्पीशीज़ के लिए ये बनाए गए हैं। तो ये पूरे 12 नेशनल पार्क्स के नेम जो हैं वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं एंड लर्न करने हैं। ओके, नेशनल पार्क्स जो होते हैं इनका मेन एम क्या होता है, क्यों बनाया गया था नेशनल पार्क, गवर्नमेंट ने क्यों एक एरिया को नेशनल पार्क में कन्वर्ट किया था। ये इसलिए किया गया था ताकि जो हमारी कुछ स्पीशीज़ जो हैं यानी कि कुछ एनिमल की स्पीशीज़ धीरे धीरे करके एक्सटेंट होती जा रही हैं, उस एक्सटिंक्शन को रोकने के लिए, उसको रोकने के लिए, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को ख़त्म होने से रोकने के लिए नेशनल पार्क्स को बनाया गया है। जैसे कि टाइगर, वन हॉर्न राइनोज, लॉयंस, एलिफेंट्स, ये कुछ ऐसे मतलब हमारे एनिमल्स हैं इंडिया में जो पाए जाते हैं जो कि धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। इनके सिर्फ कुछ 1 और 2 स्पीशीज़ ही रिमेनिंग है अर्थ पे। इनको प्रिजर्व करने, इनको कंजर्व करने के लिए ही नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये सब बनाए गए हैं ताकि इनको लंबे टाइम तक हम क्या कर सकें, कंजर्व कर सकें। इसलिए उसके अलावा क्या होता है कि इस जगहों पे एनिमल्स को पूरा प्रॉपर रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, जो उनकी बेसिक नीड होती है, उनको फूड, उनका सर्वाइवल के लिए उनको रखा जाता है। स्मॉल एनिमल्स भी बहुत सारे यहाँ पे पाए जाते हैं जैसे फ्रॉग, लेजार्ड, बैट्स, ओवल्स एक्सेट्रा, वो जो कि धीरे धीरे ऑल्सो वो भी एक्सटेंट की कंडीशन में है, वो भी धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है अर्थ में उसका एक स्पेसिफिक रोल होता है अर्थ में। आपने पढ़ा होगा अपने प्रीवियस क्लास में अबाउट द फूड चेन एंड द food web, in which you have already studied that each animal is connected to each other by a link. If a chain of a food chain, if one animal leave from it or extend from it, then the whole food chain will be डिस्टर्ब। हमने फूड चेन और फूड वेब के बारे में पढ़ा है कि अगर फूड चेन में जितने भी एनिमल्स होते हैं, वेब्स जो फूड वेब में एनिमल्स होते हैं, अगर उनमें से एक भी एनिमल कम हो जाता है तो पूरी की पूरी जो फूड चेन है, पूरा एनवायरनमेंट है, वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इन सब डिस्टर्बेंस को रोकने के लिए ये कंजर्विंग एरियाज बनाए गए हैं और एक्सटेंट एनिमल को भी ख़त्म होने से बचाने के लिए ये सबको रखा गया है। बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए गए थे जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, project elephant, project crocodiles, so that the animals related to this project can be protected and conserved so that they can be conserved. Project Tiger was firstly launched in the 1st April 1973 by seeing that tigers are slowly extincting, to protect them from endangered so that we can conserve them. This sanctuaries, these national parks are made there. Main aim of this project is to recover and to convey that the tiger population will be remain, so that in 1972 to 1576, in 27 reserves in 2003, almost 23 reserves are made to protect the forest, protect the lions. Next is wildlife sanctuary. Wildlife sanctuaries are also made for over a large area.
In national parks have a boundaries which are well marked. No one is allowed to enter in this well marked boundaries where the animals live, so that there will be no harm to any type of animal. Poaching, hunting and grazing of animals are banned at the national park. No one can do this type of activities which harm the animals living in a national park. Next is wildlife sanctuary. Wildlife sanctuaries, endangered species are there, in which around 532 wildlife sanctuaries are present in India. In this wildlife sanctuary, they are the areas for which is meant for the government to protect the species which are in endangered, and the area is prohibited. No one is allowed to enter in this areas. Mainly the sanctuaries, if allowed some activities are done there, then they are allowed with without the interference, without causing any harm to animals, like harvesting of timber, collection of minor forest product. These activities are allowed in the wildlife sanctuary, but they are prohibited. They are said that there will be no harm to any wildlife animal by doing that activities. वाइल्ड सेंचुरी जो होती है, इनको इसलिए बनाया गया था ताकि जो एंडेंजर्ड एनिमल्स है, यानी कि वो एनिमल जो कि धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई थी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को प्रोहिबिटेड किया जाता है, उसमें किसी को भी एंटर करना मना होता है, क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं उनको फ्रीली रखा जाता है कि वो अपने अराउंड कहीं भी आ जा सकते हैं उस एरिया में। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया है उसमें वो कहीं भी मूव कर सकते हैं, इसीलिए किसी भी बाहर के पर्सन का या किसी भी आउटर का वहाँ पे जाना बैन किया गया होता है। अराउंड 532 सेंचुरीज इंडिया में पाई गई हैं, इंडिया में बनाई गई हैं, लेकिन इनकी बाउंड्रीज जो होती हैं वो फिक्स नहीं होती, मार्क्ड नहीं होती। कुछ एक्टिविटीज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अलाउ की जाती हैं, जैसे कि टिम्बर का हार्वेस्ट करना, कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करना, लेकिन ये एक्टिविटीज़ भी तब अलाउ की जाती है, उनको स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि उनकी इन एक्टिविटीज़ की वजह से किसी भी वाइल्ड लाइफ एनिमल को किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। थर्ड हमारा आता है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो बहुत सारे मल्टीपर्पज़ एक्टिविटीज़ के लिए बनाया गया है, बहुत सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इसमें इंक्लूड होते हैं। इसमें क्या किया गया है कि बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है इसमें मेनली इसको ऐसा बनाया गया है कि ये सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्सेज को सस्टेन करता है। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है कि नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरीके से यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमेशा अवेलेबल रहें। कुछ टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाती हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट किया जाता है, इकोनॉमिकली वेन लोकल पीपल्स को यूज़ किया जाता है, इंश्योर किया जाता है कि नेचुरल रिसोर्सेज को आने वाले टाइम के लिए भी प्रिजर्व करके रखा जा सके, कंजर्व किया जा सके। इनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन दी जाती है। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नेशनल इकोसिस्टम में इंक्लूड किया जाता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज़ को पढ़ने के लिए, उनके एवोल्यूशन को देखने के लिए भी बायोस्फीयर को यूज़ किया जाता है, और बहुत सारे ऐसे मॉनिटरिंग और ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें की गई हैं जिससे कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को यूज़ किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व को मेनली बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी मीन्स इन अ पर्टिकुलर एरिया वेयर द नंबर ऑफ where the different type of animals and plant live in a particular area are included in a biodiversity. Biodiversity mainly it is evolved, and this concept come from the main and the biosphere, that is a MAB give the concept of this biosphere reserve that we should conserve the plants and animals, and this is from the UNESCO. UNESCO have give the idea of MAP about the biosphere reserve, that is MAP, that is the main and biosphere. In this biodiversity, different plants and animals has been conserved. Microorganisms are also preserved there so that they can be used for the environmental research and as ecological processing. Around 18 biosphere are present in our country. Nilgiri biosphere was the first biosphere which is established in 1986. The biosphere helps to maintain the diversity and the culture of that area. Here is on page number 77 and page number 78 a table of a 18 biosphere has been given here. You have to read this or about all the biosphere and where they are located. Your work has to learn the location of this biosphere reserves.
Next, biodiversity. About when we talk about the biodiversity, second is the flora and fauna. Flora and fauna. What is a flora and fauna? Flora means the plant and animal of a particular area is known as flora, and fauna that of all that are represented. Plant is also known as flora and the animals are included in a fauna. For example, sal, teak, mango, jamun, river, silver ferns, arjun, etc. are the flora of a Panchmari Biosphere Reserve, and Chinkara, bluebird, barking deer, chetal, leopard, wild dog. These are the fauna of the reserve. In Panchmari Biosphere Reserve, you can see a different type of flora and fauna. Flora includes all the different type of plants, and fauna includes the different animals found in a biosphere reserve. Endemic species are the species of plants and animal are found exclusively in a particular geographical area. When a particular type of species of animal or a plant found in a particular area, that species are known as endemic species. For example, Ghent panda is found in China. In India, Asiatic lion is endemic to the Gir forest in the Gujarat, and snow leopards to the Himalaya region. These are the animals only found in that particular area, and they are known as endemic species. And other than that, there are some facts of the India, that 18 mega diverse nation of the world. India is the one of 18 mega diverse nation of the India. There are two biodiversity hotspots in India, that is the Western Ghat and the Eastern Himalaya region. Next is 2% of the world world land mass, but 8% of the world biodiversity is found in our country, in India. 16 type of forests are present in India, like the evergreen tropical forest, deciduous monsoon forest, semi-evergreen forest, and around 15,000 species of flowering plant are found in India. 2,546 species of fishes are found in India. India has some of the wettest, driest and hottest and the coldest region in the world. 11% of the plant diversity of the world is found in India. 198 species of amphibians are there. 408 species of the reptiles are there. 50,000 variety of rice alone found in India, so that which make the biggest reservoir of the rice on the earth, make India biggest reservoir of the rice on the earth. 423 species of mammals and 1333 species of the bird. This all are found in India, and this is all about our today's video. And next we are going to study in our next video. So your work you have to write down the national parks given on the page number 80. 1 to 12 national parks written on the page number 80, and the facts about the Indian biodiversity at the list, page number 78. You have to write India's biodiversity at a glance in your notebook. Your work has to do this, and please read this chapter once, so that you can your concept will be clear fully. If you have any doubt, you can ask. Thank you.